नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। लाइए स्क्रीन पर हेमंत जी को। स्वागत है हेमंत भाई। आज मैं प्रसन्न हूं। क्यों? उसकी वजह बता दूं। जो बातें लोग चर्चा नहीं करना चाहते उन पर हम खुलकर बोलते हैं। इस बात का मुझे गर्व है। आजकल किसी को गर्व होता है कि मैं क्षत्रिय हूं, ठाकुर हूं, तो मुझे गर्व है। आदित्यनाथ जैसे लोगों को, किसी को अपने धन पर गर्व है, किसी को सत्ता पर अहंकार है, लेकिन मुझे गर्व है कि इस देश के लिए, इस देश के लोकतंत्र के लिए, चाहे कितना भी खतरनाक रास्ता हो, हम बोलने से नहीं कतराते। बात मैं सुप्रीम कोर्ट की कर रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट पर कार्यक्रम भी लोग नहीं करते, और खासकर सुप्रीम कोर्ट पर सवाल आज भी मैं अपने साथियों की बात कर दूं जो मतलब आज के दौर में ठीक पत्रकारिता कर रहे हैं, अच्छे ट्रैक पर है। उनको भी मैं आज उनके लिए भी एक बात मैं क्षमा मांग लूं। पहले बहुत सारे मेरे अग्रज हैं, लेकिन मैं कहूंगा वो ऐसे खबरों को कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने दिया बहुत बड़ा झटका, सरकार को भयंकर झटका, मोदी गया काम से। सब फर्जी होता है। सरकार को झटका देना छोड़ दीजिए, आप सरकार को उंगली से सुप्रीम कोर्ट टच भी करने की गुस्ताखी नहीं करता, कहीं नहीं। ये फर्जी का उस फैसले को या बीच की टिप्पणी को अपने अंदाज में परिभाषित करके दर्शकों को गुमराह करके व्यू लाने के लिए किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट की हकीकत जो है, और स्याह हकीकत मैं कहूंगा, सुप्रीम कोर्ट का असली सच मैं कहूंगा, कैमरे पर सुप्रीम कोर्ट के दो धाकड़ और ईमानदार जजों ने बताया है, और उनके साथ इस देश के दो धाकड़ वकील बैठे थे, और सबने सुप्रीम कोर्ट के बारे में जो खुल के बोला, तो वही मेरी खुशी है। बाकी सुप्रीम कोर्ट हमसे नाराज हो जाए, हमको कोई फांसी से लटका दे, कोई बात नहीं है। लेकिन जो बात हम कहते हैं, और कई बार हम और हेमंत जी इस कार्यक्रम में करते हैं, कई बार हम भाव बैठते हैं, तो बार बार हम सुप्रीम कोर्ट पर जब सवाल करते हैं कि इस देश की मतलब आखिरी उम्मीद सुप्रीम कोर्ट से है, और वो उम्मीद अब दिनों दिन टूट ही नहीं रही है, वो टूट के बिखर चुकी है। गोगोई, चंद्रचूड़, गवई एंड टू बी कंटिन्यूड। फिल्म अभी जारी है साहब। गोगोई जहां जितना मतलब वो करके गए शर्मनाक काम, आगे चंद्रचूड़ ने उनसे लंबी लकीर खींची। गवई ने जाते जाते सन्नाटे में जो सनसनी की, इतिहास याद रखेगा। और फिर मैं कह रहा हूं टू बी कंटिन्यूड। जब सीजीआई की फोटो मंत्रियों के साथ आवे, लोहड़ी पंगल मनावे, तो सोचना तो पड़ेगा गुरुजी। मैं आपको कुछ खबरें दिखाता हूं। जस्टिस नागरत्ना और जस्टिस उज्जवल भुइया, ये मेरे लिए, हर आदमी रेटिंग करता है ना, दुनिया में सबसे लोकप्रिय मोदी जी नंबर 1 पे हैं, फलाने जी नंबर 2 पे हैं। तो अगर मुझे रेटिंग करनी हो, और मैं करता भी मन में हूं, हम और हेमंत जी बात करते हैं और नाम भी लेते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में आज की तारीख में जो रिटायर नहीं हुए हैं, ऊक साहब रिटायर हो गए, धुलिया साहब बाहर बैठ गए, अब जो बचे हैं उनमें जस्टिस नागरत्ना और जस्टिस उज्जवल भुइया, ये टॉप 2 हैं सबसे ईमानदार। खुला साफ शब्दों में इशारा किया है भैया, साफ शब्दों में। और अभी 2 दिन पहले जस्टिस मिश्रा और जस्टिस पांचोली ममता बनर्जी और ईडी वाले मामले पे जो किए थे, उसी पर साफ इशारा है ये। देखिए क्या लिखा फैसले में, लिखा है आर्टिकल 32 बीइंग मिसयूज्ड। आर्टिकल 32 का दुरुपयोग हो रहा है। कौन आर्टिकल 32 का इस्तेमाल किया था? अभी 2 दिन पहले ईडी ने इस्तेमाल किया था अपनी जांच रुकवाने के लिए और ममता बनर्जी को लपेटने के लिए, 2 दिन पहले। और उस आर्टिकल 32 का जो मिसयूज की बात हो रही है, उस आर्टिकल 32 पर जस्टिस पांचोली और मिश्रा ने ईडी की जो है मनचाही मुराद पूरी कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट ऑन प्लेयर राइट टू, चलिए चेंज कर दीजिए, सब एक ही हेडलाइन है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज अंडर आर्टिकल 32 बीइंग मिसयूज्ड, सेज सुप्रीम कोर्ट।
मतलब आर्टिकल 32 का मिसयूज हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। आगे चलिए, अभी आगे आते हैं, इसमें डिटेल में बात करेंगे। लाइव लॉ ने जो पूरा जो है पूरे हियरिंग को लिखा, सुप्रीम कोर्ट पुल्स अ पिटिशनर फॉर फाइलिंग ए रिट पिटिशन डिस्पाइट अ पेंडिंग प्लिया बिफोर द बॉम्बे हाई कोर्ट। मतलब बॉम्बे हाई कोर्ट में मामला पेंडिंग था, उसके बावजूद पिटिशनर ने जो है सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल कर दी। क्या इस्तेमाल किया? आर्टिकल 32। सेम चीज ईडी की पिटीशन कहां पेंडिंग थी? कलकत्ता हाई कोर्ट में। और ईडी आर्टिकल 32 के पीछे छिप के कहां पहुंच गई थी? जस्टिस पांचोली और जस्टिस मिश्रा के बेंच में। सेम चीज बिल्कुल मैच कर लीजिए। जस्टिस बीवी नागरत्ना ने क्या कहा? आर्टिकल 32 इज बीइंग मिसयूज्ड, द नंबर ऑफ आर्टिकल 32 आर exponentially being increased for everything one adjournment file article 32 here for everything one adjournment। मतलब एक बार खाली एडजर्न हुई जो है सुनवाई आपकी, एक बार टली तो आर्टिकल 32 का इस्तेमाल कर लिए। क्या हुआ था? इसको फिर मिलाइए। कलकत्ता हाई कोर्ट में 9 तारीख को सुनवाई नहीं हुई, दन्न से आ गए आर्टिकल 32 के पीछे छिप करके सुप्रीम कोर्ट। तकनीकी मामला है, लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण है सुप्रीम कोर्ट में। दर्शकों से निवेदन कर रहा हूं, समझिएगा। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। जस्टिस नागरत्ना, देखिए कोट एंड कोट स्टेटमेंट्स हैं। जस्टिस नागरत्ना, एंड दोज सराउंडिंग्स दिल्ली आर filing article 32 petitions, what is this? It is misuse। justice ujjwal bhuiya, article 32 is for citizens rights। justice nagaratna, it is misuse when there is a pending matter before high court। चलिए नेक्स्ट, ये हो गया। मुझे लगता है हमको, हाँ ये देखिए ऑर्डर, फाइनल ऑर्डर। This petition under Article 32 is gross misuse of the process of this court and of law, hence dismissed। ये पिटीशन आर्टिकल 32 के तहत जो पिटीशन है, ये पूरी तरह दुरुपयोग है जो है प्रोसेस ऑफ दिस कोर्ट एंड लॉ। इस अदालत और कानून दोनों की प्रक्रिया का पूरी तरह मिसयूज है, हेंस डिसमिस्ड, इसलिए खारिज की जाती है। अब यही रुकेंगे, यही रुकेंगे। आपको मैं अभी 3 मिनट का एक और सुनवाऊंगा, 3 मिनट के पूरा आपको एक क्लिप सुनवाऊंगा। वो वाला है जो कैमरे पर जज और वकीलों ने चर्चा की है, सुप्रीम कोर्ट की हकीकत बताई है। लेकिन अभी रुकते हैं यहाँ पर, पहले इस पे चर्चा कर लें। हेमंत भाई, ये नागरत्ना और भुइया, ये दोनों मेरे परम आदरणीय जस्टिस, परम आदरणीय, मैं कहता हूं परम आदरणीय जस्टिस, इन्होंने क्या ईडी के लिए ये खुला इशारा नहीं किया है? आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, कई बार कहते हैं ना, हम कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना। तो ये जो घटनाक्रम आपने दिखाया, ये कल की सारी कोर्ट प्रोसीडिंग्स है, कल की। और उसमें बॉम्बे हाई कोर्ट में एक पिटीशन जिसमें एक एडजर्नमेंट हुई और पिटिशनर सीधा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में आ गया आर्टिकल 32 में। वो किसी पैटर्निटी टेस्ट की मांग कर रहा था। तो सीधा जस्टिस नागरत्ना ने उस मामले पे बहुत नाराजगी जाहिर की और कहा कि भाई केवल एक ही तो अभी एडजर्नमेंट हुआ है, यू शुड हैव वेटेड फॉर दैट। वहां पे बॉम्बे हाई कोर्ट में आप यहाँ किस लिए आ गए? और उसके बाद उन्होंने साफ तरीके से उसको हड़काया कि ये कोई तरीका नहीं है जब आपकी वहां पेंडिंग है। अब इसी चीज को बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे जिस तरीके से जोड़ रहे हैं, और मुझे लगता है वो ठीक भी, क्योंकि ताजा घटनाक्रम है। ये घटना कल की है और परसों सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ था वो सारे देश ने देखा। ईडी भी आर्टिकल 32 में ही सुप्रीम कोर्ट के अंदर आई थी और जस्टिस मिश्रा और जस्टिस पंचौली की बेंच ने ना केवल उसको टेकअप किया, बल्कि उसको गंभीर मामला बताते उन्होंने कहा कि हमें इसको एग्जामिन भी करना पड़ेगा। और ये बात आशीष भाई लगातार, उसमें इशू क्या है? इशू, आप आर्टिकल 32 में आइए सुप्रीम कोर्ट में, कोई समस्या नहीं। इशू क्या है जो जस्टिस नागरत्ना जिस पे आपत्ति कर रही है और जिसपे ईडी वाले केस में कपिल सिब्बल और सिंघवी ने भी आपत्ति की थी कि साहब जब हाईकोर्ट के अंदर केस एक्टिवली कंसीडर हो रहा है तो उसको छोड़ करके दिल्ली आना गलत है, सुप्रीम कोर्ट में आना गलत है। वहां आउटकम होने दीजिए, अगर आप उसमें एग्रीव्ड हैं तो आप दिल्ली आइए। तो वही बात यहां पर जस्टिस नागरत्ना कह रही है। तो असली में इशू क्या है आशीष भाई, ये समझना पड़ेगा।
मैं बहुत दिनों से एक बात कहता हूं आपको, एक लाइन फिर एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटेशन। आज की तारीख में हमारी जुडिशरी का एक हकीकत है, और हकीकत क्या है कि यू शो मी द मैन एंड आई विल शो यू द रूल, नंबर एक। नंबर दो, आप बेंच बताइए और फैसले का आकलन कर लीजिए। ये मैं नहीं कह रहा, ये देश के सीनियर मोस्ट जो अपने जजेस जो है रिटायर्ड, जो सीनियर मोस्ट वकील है, और लॉ सर्कल्स के अंदर बहुत कॉमन चर्चा है कि एक ही मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर किस तरीके से अलग अलग फैसले दिए जाते हैं। 5 साल से ज्यादा जो आदमी जेल में है और जिसकी अभी तक केस भी ट्रायल शुरू नहीं हुआ, उसका तो कहते हैं कि टाइम कोई कंसिडरेशन नहीं हो सकता जेल में बिताया हुआ। और दूसरे केस में कोई व्यक्ति 2 साल भी अगर जेल के अंदर रहा है तो दूसरी बेंच कहती है नहीं, टाइम मेजर कंस्ट्रेन है, जमानत दी जानी चाहिए। तो तमाम इश्यूज के ऊपर वो जो है ना कि अब वो नहीं बची केवल कि यू शो मी द मैन आई विल शो यू द रूल। अब वो दूसरा भी जोड़ दिया, और वो जुडिशरी ने जोड़ा है, मैंने और आपने नहीं जोड़ा। कोई दर्शक ये सोचे कि हम यहाँ पे कोई इजाद कर रहे नहीं, वो कहने लगे हैं कि यू शो मी द बेंच एंड आई विल शो यू द डिसीजन। और वो बात 2 सुप्रीम कोर्ट के जजेस के सामने की जा रही है। तो बेसिकली क्या आशीष भाई, जो न्यायपालिका में क्या होता है कि कोई एक आध मुद्दे पे मतभेद हो सकता है, एक बेंच के अंदर में रह बैठे हम बाकायदा डाइसेंटिंग जजमेंट देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर, वो आपका विशेषाधिकार है। लेकिन किसी बेंच के ऑर्डर्स एक पर्टिकुलर, एक जो भी रिलीजन कहिए, किसी कारण से कहिए, पॉलिटिकली सेंसिटिव केसेस कहिए, उनमें उन केसेस का किसी पर्टिकुलर बेंच के सामने लिस्ट होना, उसमें एक खास तरह के फैसले आना, ये लगातार पिछले 6-7 साल से चर्चा का विषय बना हुआ है। अलग अलग बेंचेस का अलग अलग कंसिडरेशन, सरकार के प्रति, विपक्ष के प्रति, लोगों के प्रति, मानवाधिकारों के प्रति, सिविल लिबर्टीज के प्रति, तो उस पर लगातार बहस चल रही है सोशल, उसमें अपने सिविल सोसाइटी के अंदर। और वो सिविल सोसाइटी के अंदर वो बहस एक स्वस्थ परंपरा है, इसमें मैं कोई गलत नहीं मानता। लेकिन क्या न्यायपालिका को अब ये नहीं सोचना चाहिए कि एक ही मामले के अंदर, अब देखिए, थोड़ा सा मैं, दर्शक शायद भूल गए होंगे, हुआ कि 8 तारीख को ईडी रेड कर रही थी वहां कलकत्ता के अंदर, वहां पर ममता बनर्जी आ गई। ममता बनर्जी के वहां आते ही ईडी चली गई हाई कोर्ट के अंदर, ठीक। 9 तारीख को 2:30 बजे की हियरिंग फिक्स होगी। 2:30 बजे वो उस दिन हंगामा हुआ वहां पर, जो कुछ भी हुआ कोर्ट रूम के अंदर, और वो हियरिंग नहीं हो पाई। जज साहिबा ने नाराजगी जाहिर की और 14 की हियरिंग फिक्स कर दी, ठीक। इसी दौरान ईडी आर्टिकल 32 का वो करके और दिल्ली आ गई सुप्रीम कोर्ट में, इसी दौरान, ठीक। 14 की हियरिंग में भी ईडी की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल राजू साहब पहुंचे, और पहली सेंटेंस क्या था उनका कि साहब हम चले गए हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, हमारी सेम प्रेयर है, सब कुछ है, और आप इसकी हियरिंग एडजर्न कर दीजिए। अब आप बताइए, उसके बाद भी जज साहिबा ने सुना केस, और फिर जो रेलेवेंट ऑर्डर पास करके फिर कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट में चले गए हैं, वहां पे हियरिंग होगी। अगले दिन सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हुई, आपने देखा 15 तारीख को, देखा ना आपने। और सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कायदे से उसको टेकअप किया और 105 मिनट तक हियरिंग की। उसी तरह के मामले में ये क्या मामला था कि एक व्यक्ति का मुंबई हाईकोर्ट में केस था, जो जस्टिस नागरत्ना का हम जिक्र कर रहे हैं, वहां पे एक एडजर्नमेंट हुआ। वो कोई पैटर्निटी टेस्ट चाह रहे थे, वहां पे एडजर्नमेंट हुआ तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट आ गए। तो जस्टिस नागरत्ना ने कहा ये तरीका गलत है, ये आप लॉ की प्रोसेस का मिसयूज कर रहे हैं। यानी कि जस्टिस नागरत्ना की बेंच तो सीनियर मोस्ट नंबर 2 पे 3 पे शायद नंबर 2 पे, और जो जस्टिस मिश्रा और जस्टिस पंचोली की बेंच है वो 17 नंबर है। लेकिन फैसलों के अंदर तो तारतम्य नहीं है। तो इसी पे लगातार सिविल सोसाइटी में बहस होती है कि ये हो क्या रहा है जुडिशरी में। कुछ चीजों पर तो एक कॉमन समझ हो सकती है ना, कुछ चीजों पर, कि आर्टिकल 32 की पिटीशंस पे हमारा क्या व्यू रहेगा। जैसे परसों की हियरिंग में क्या कह रहे थे, बड़ा इंटरेस्टिंग था वो, मैंने आपको एक लाइन बताई थी। वो कहते हैं अपने जस्टिस मिश्रा हियरिंग के दौरान कि मुझे लगता है कि चीफ जस्टिस ने कोई वो जारी की है गाइडलाइन कि उसमें वकील कितनी देर जिरह करेंगे। तो उसके ऊपर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कुछ कहा, तो फिर इन्होंने कहा, कपिल सिब्बल और सिंघवी ने, कि फिर हमें यह भी लगता है, हाँ उन्होंने कहा एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने, कि इस तरह के जो सबजुडिस मामले हैं उन पर जाके मीडिया में बात नहीं करनी चाहिए। तो सिब्बल ने क्या कहा कि इस तरह के मामलों में मीडिया को सिलेक्टिव लीकेज भी नहीं करनी चाहिए। यानी कि तीनों चीजें बिफोर द बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तीनों चीजें खुल के आ रही है कि कौन क्या कर रहा है। ये अपने आप में कुछ कह रहा है। मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट, आशीष भाई, कोई एक अदालत ना होकर के
एक संवैधानिक, हमारी सबसे बड़ी जो संविधान की रक्षक है वो है, और उसको अपने आचार व्यवहार और फैसलों की कंटिन्यूटी से एक जो होता है ना इकबाल, इकबाल को अब कायम रखना बहुत अब बड़ी इकबाल चुनौती है। कैसे कायम रहेगा? जब आप बताइए इस लेवल पे, अभी आपने एक बात कही, मैं उसी बात को थोड़ा सा और उसको खोल देता हूं। आपने कहा 17वें नंबर की बेंच और दूसरे या तीसरे नंबर की बेंच। ऑब्वियस सी बात है, जस्टिस नागरत्ना की बेंच दूसरे या तीसरे नंबर की होगी। हो सकता है नंबर 2 या नंबर 3। एक इंडिविजुअल आर्टिकल 32 के तहत आता है, तो वो नंबर 2 या नंबर 3 के बेंच में जाता है केस। समझिए, एक इंडिविजुअल, उसका कोई न स्टेट का उसमें कोई मतलब, न स्टेट उसमें स्टेक होल्डर है, न सेंटर है, न कोई बहुत मतलब बहुत प्रोफाइल, जैसे कहते हैं केस का प्रोफाइल, बहुत बड़ा प्रोफाइल नहीं है। ठीक है। और मुझे लगता है कि सबसे हाई प्रोफाइल केस अगर साल के, जैसे ईयर एंडर बनते हैं कि साल के सबसे हाई प्रोफाइल केस, तो जब 2026 का सबसे हाई प्रोफाइल केस गिने जाएंगे, तो ये ईडी वर्सेज ममता वाला केस ये साल 2026 का सबसे हाई प्रोफाइल केस होगा। ये कहां जाता है ये केस? 17वें नंबर बेंच। यही बात है, विशेषाधिकार तो है, मास्टर ऑफ रोस्टर होता है, सीजेआई मास्टर ऑफ रोस्टर होता है, लेकिन इस मास्टर ऑफ रोस्टर पर ऐसा नहीं है कि मैं पूछूंगा सवाल तो जो है सूर्यकांत जी का अपमान हो गया। मास्टर ऑफ रोस्टर पर आज से नहीं, मास्टर ऑफ रोस्टर पर पिछले दशक हो गया विवाद। 2018 में तो ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी थी भाई, 5 जजों की ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी पे, आज इसी मुद्दे पे। दुलारा गोगोई राज्यसभा में जिसको बिठाया है ना 56 इंच वाले ने, वही गोगोई ने इस मास्टर ऑफ रोस्टर की प्रक्रिया को चैलेंज किया था ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस में है? तो ये मास्टर ऑफ रोस्टर ये रोस्ट कर रहा है, ये रोस्ट कर रहा है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन, रोस्ट कर रहा है। फिर जो रिपीट कर रहा हूं, मास्टर ऑफ रोस्टर के द्वारा रोस्ट किया जा रहा है कॉन्स्टिट्यूशन को, क्योंकि ये बात बार बार अब सामने आ रहा है कि सिलेक्टेड बेंच में सिलेक्टेड मामले जाते हैं, खास तरह के मामले खास बेंच में, खास तरह के मामले खास बेंच में। कानून कानून में एक साम्यता हमेशा कंटिन्यूटी दिखती है, कानून और कानून के पालना में कंटिन्यूटी होनी भी चाहिए। अभी बड़े बड़े वकीलों ने जो है उसमें जिरह किया, और उमर खालिद सर्जिल इमाम में बिल्कुल साफ एक तरफ सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच कहती है कि नहीं नहीं, ये ड्यूरेशन की वजह से नहीं जमानत दी जा सकती है। उसी के बाद एक योग्य जज ने हाई कोर्ट में एक मामले में जमानत दी, और सिर्फ 18 महीने, सिर्फ 18 महीने, वो 5 साल से है बगैर ट्रायल के, यहाँ 18 महीने पे कहा ना, इतने लंबे समय तक नहीं किया जा सकता है, ये जमानत के लिए पर्याप्त है वजह। तो कितना, एक होता है कंटिन्यूटी, एक होता है कंटिन्यूटी ब्रेक, और एक होता है बिल्कुल विरोधाभास। कंटिन्यूटी ब्रेक भी चल सकती है हेमंत भाई, कि चलिए कंटिन्यूटी में थोड़ा सा एक जगह पर ठहराव आ गया, लेकिन यहां पे क्या है, 302 है फांसी दो, 302 है छोड़ दो, ऐसे कैसे हो सकता है? ये पॉसिबल नहीं है भाई, ये पॉसिबल नहीं है। जस्ट अपोजिट, 5 साल से जेल में है, इनको जमानत चाहिए नहीं, 5 साल से ट्रायल नहीं हुआ, कोई बात नहीं है, नहीं होगा। अगले हाई कोर्ट में केस आता है, 18 महीने से जेल में है, 18 महीने बिना ट्रायल के जेल में है, पर्याप्त आधार है ये जो है जमानत के लिए, जमानत दिया जाए। आप बताइए ये कितना जस्ट अपोजिट है। अब जरा क्लिप में दिखा देता हूं, क्लिप फिर आपके पास आते हैं, प्ले करिए भैया। एक जमाने में जजेस कितने बोल्ड थे कि ड्यूरिंग इमरजेंसी जजेस गेव बेल ऑन लार्ज नंबर ऑफ केसेस अक्रॉस द बोर्ड. Every high court was coming out and giving, protecting citizens, releasing them, quashing preventive detention. Every high court. भाई वो ना कोर्ट वो रहा ना जज वो रहे। हाँ, पर वही तो है कि आज जुडिशरी ऐसे माहौल पर पहुंची है, ऐसे मुकाम पर पहुंच गई है जहां लोगों का रक्षण जुडिशरी से एक्सपेक्ट करना बहुत मुश्किल है। मैं अपनी खुद की व्यक्तिगत बात करूंगा, मेरा तो विश्वास उठ रहा है क्वाइट फ्रैंकली। मैं जब कोर्ट में जाता हूं, मैं कभी वकील को नहीं कह सकता जो हमें ब्रीफ करता है कि इसमें क्या होगा।
केस तो अच्छा होगा, लेकिन क्या होगा ये मैं नहीं जानता। मैं जरूर कह पहला सकता सवाल हूं, उठता है किसके सामने लगा। मैं जरूर कह वो पहले सकता हम हूं, कभी नहीं पूछते थे। बेंच देख के मैं जरूर कह सकता हूं कि क्या होगा। और इसी कारण मैंने प्रैक्टिस छोड़ दी है। मैं आपको अब इनके आगे लगता तो हम सोचते सुनवाई तो होगी। आई हैव सुप्रीम कोर्ट से अभी भी आशाएं कोर्ट से हैं आदमी की। आप इस पूरे डिस्कोर्स से सुप्रीम कोर्ट को जरा हटा दो, हाँ, इमेजिन करिए तब क्या होगा। No, you can't do that. नहीं ये तो नहीं हम कह रहे। सो वही मैं कह रहा हूं कि दिस इज वेरी डिसअपॉइंटिंग। आई मीन इट्स बट It's वी not लिव just disappointing, वी sir. लिव ऑन होप। हाँ, it's just not disappointing. And this institution, you're right, is ultimately stands on the trust of the people. Yes. And that is, as Mr. Dushyant said, उसमें कहीं चोट पहुंच रही है। It is not just disappointing, sir. हम रोज देख रहे हैं ये। एक केस में हुआ, चलो कोई बात नहीं, हम रोज देखते हैं। हमें मालूम है कि कहाँ बेल मिलेगी, बेल नहीं मिलेगी। हमें मालूम है। क्यों मालूम है? क्योंकि हम जानते हैं कि माइंडसेट क्या है, कोर्ट का रवैया क्या है, कोर्ट की सोच क्या है, जजेस की सोच क्या है, किसके आगे क्या लगा है, क्यों लगा है, ये भी हम जानते हैं। और फिर इसको छोड़िए, आप सुप्रीम कोर्ट छोड़िए, हाई कोर्ट्स में क्या हो रहा है, वही बात हाई कोर्ट में भाई हो रही है। लकीली देखिए कपिल साहब, आप देखा उसके दूसरे दिन ही जजमेंट आया एमटेक के केस में, जहां जस्टिस संजय कुमार, जो कि हमारे एक बहुत स्ट्रांग जज है, उन्होंने बेल और दी थी। हाँ, और जस्टिस वराले शायद उनके साथ थे, उन्होंने लिखा कि भाई डिले इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसीडरेशन। और वहां 18 महीने का डिले था, बिल्कुल बिल्कुल, ज्यादा नहीं PMLA का केस था। था, बट 18 महीने का। एग्जैक्टली। तो उन्होंने दिया। तो ये दिस काइंड ऑफ, देखिए 100 या 200 साल पहले जज कॉर्डोजे ने बोला था, एक बहुत इंटरेस्टिंग सेंटेंस है, वीकली चेंजेस इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंचेस नीड नॉट बी रिफ्लेक्टेड इन जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स। हमारे यहाँ वही हो रहा है, और ये प्रिंसिपल सीनियर जस्टिस चंद्रचूड़ ने एक जजमेंट में रिकॉग्नाइज किया है। बट हमारे यहाँ आज यही होता है, एक बेंच ये कहती है, दूसरी बेंच उल्टा कहती है। ये बड़ी दाढ़ी में आप देखे बैठे थे जस्टिस लोकुर थे। ये तो हमने छोटी क्लिप दिखाई है। बगल में जस्टिस धुलिया थे, और जो स्वेटर पहने हुए थे ये दुष्यंत दवे साहब थे, इस देश के सबसे काबिल, सबसे बड़े वकीलों में एक, सबसे बड़े वकील, जिन्होंने वकालत छोड़ दी साहब, वकालत छोड़ दी, प्रैक्टिस बंद कर दी है इन्होंने, ऐलान कर दिया सार्वजनिक रूप से कि मैं प्रैक्टिस नहीं करूंगा। इस दौर में प्रैक्टिस करने का क्या मतलब है? कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी तर्क और दलील रख करके थक जाते हैं, आखिर में फैसला जाओ हो गया। कपिल सिब्बल वही बात कह रहे हैं। कपिल सिब्बल ने कहा कि हमें पता होता है कि बहुत अच्छा केस है, बहुत अच्छा लड़ेंगे, लेकिन क्या होगा नहीं बता सकते। तो दुष्यंत दवे ने क्या कहा, मैं बता सकता हूं एक बात, बेंच देख कर बता दूंगा क्या होगा, बेंच देख करके बता दूंगा। अब बताइए, ये बात आशीष चित्रांशी बोले, हेमंत अत्री बोले, तब तो मान लो कंटेम्प्ट हो जा रहा है। हो गया, कंटेम्प्ट हो गया, इतनी बड़ी बात कर दी, न्यायपालिका पे सवाल उठाया। सुन लीजिए, दो सुप्रीम कोर्ट के 2 काबिल जज और 2 इस देश के बड़े वकील कह रहे बेंच देख करके फैसला बता सकते हैं। क्या माइंडसेट इनका है हेमंत भाई? क्या इस ऐसे सुप्रीम कोर्ट का क्या काम? आशीष भाई, ये हकीकत है आज के दौर की, आप इसको स्वीकार कीजिए मत कीजिए वो आपकी इच्छा है, लेकिन आज के दौर की हकीकत है। और इसके कुछ कड़वी चीजें हैं जो मुझे लगता है दर्शकों के सामने लाई जानी चाहिए। और वो क्या है, स्वतंत्र रूप से सार्वजनिक कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री के साथ, उनके मंत्रियों के साथ, उनके करीबी मुख्यमंत्रियों के साथ जजेस के उपस्थिति, उनकी प्रशंसा, आपको मैं घटनाएं अगर याद दिलाऊंगा तो आप, क्योंकि सारी चीजें हम हर समय याद नहीं रख सकते, तो इनकी एक बैकग्राउंड है। ये ऐसा नहीं होता था पहले, कभी नहीं होता था ऐसा। एक आध केस जो इतिहास में दर्ज है उसका मैं आप कुछ नहीं कर सकते, इमरजेंसी के दौरान, उसके पहले और कुछ। लेकिन हकीकत क्या है, प्रधानमंत्री की सार्वजनिक तौर पर प्रशंसा करने वाले जज और उनके साथ दिखने वाले सुप्रीम कोर्ट के जज कौन कौन है? आपको याद है जस्टिस MR शाह होते थे एक, याद है आपको? 2018 में मैं आपको एक घटनाक्रम बता रहा हूं छोटा सा, क्यों हो रही है ये स्थिति, उसको देखना पड़ेगा आपको उसकी डिटेल्स में। क्योंकि हमारी सरकार जो आज की तारीख है, ये ऑल पावरफुल 56 इंची सरकार है, और इसको ना सुनने की आदत नहीं है, और मोदी जी प्रशंसा से बहुत जल्दी प्रभावित होते हैं। तो MR शाह ने क्या कहा 18 में गुजरात हाईकोर्ट के डायमंड जुबली कार्यक्रम में PM मोदी को उन्होंने कहा, सुनिएगा ध्यान से,
हमारे हाँ। सबसे लोकप्रिय, जीवंत और दूरदर्शी नेता कहा। हाँ, सार्वजनिक कार्यक्रम था ये। पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बनने पर 2018 में एक इंटरव्यू में मोदी को मॉडल और हीरो बताया जस्टिस एम.आर. शाह ने, हाँ, याद रखिएगा। और 2021 में एक वर्चुअल सार्वजनिक कार्यक्रम में उन्होंने मोदी को सबसे लोकप्रिय, प्रिय, जीवंत और दूरदर्शी नेता कहा। ये एम.आर. शाह साहब की है। तो सार्वजनिक कार्यक्रम में गुजरात में मोदी जी के साथ तमाम इवेंट्स में वो दिखेगी। छोड़ दीजिए इसको। फिर जस्टिस अरुण मिश्रा पे आ जाइए। फरवरी 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने एक इंटरनेशनल जुडिशियल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था, याद होगा आपको, विज्ञान भवन में। हाँ, हाँ, उसमें उद्घाटन सत्र में मोदी जी को क्या कहा था अरुण मिश्रा ने? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित दूरदर्शी, इंटरनेशनली एक्लेम्ड विजनरी वाज द वर्ड उन्होंने कहा, और बहुमुखी प्रतिभा वाला व्यक्ति जो वैश्विक सोच रखता है और स्थानीय स्तर पर कार्य करता है, ये कहा। ये मिश्रा साहब का है। इस कार्यक्रम में मोदी मौजूद थे और सब कुछ ओपन था, और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने बाकायदा इसकी निंदा की, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने, और ये वहां पे जज थे। उसके बाद आप आ जाइए, आपके जो प्रिय हैं, जो उनका बात आप चर्चा हर बार करते हो, रंजन गोगोई साहब। उन्होंने सार्वजनिक कार्यक्रम में मोदी के साथ हमेशा निकटता दिखाई, हमेशा। और आपको याद हो तो वो अपने कोर्ट रूम में 1 नंबर को भी दिखा के लाए थे आधी रात को मोदी जी को, वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर। चंद्रचूड़ साहब ने तो सारी सीमाएं लांघ दी थी। सितंबर 2024 में याद होगा आपको, गणपति पूजा के लिए मोदी जी और वो इकट्ठे पूजा कर रहे थे अपने घर के अंदर। मतलब इस चीज की भी चारों तरफ इस पर लंबी चौड़ी बहस हुई, लंबी चौड़ी बहस हुई। तो एक पक्ष ये है कि अब तो हालत ये है कि छोड़िए प्रधानमंत्री, अब तो मुख्यमंत्रियों के साथ, केंद्रीय मंत्रियों के साथ इस तरह की चीजें बहुत ही नॉर्मल हो गई, बहुत नॉर्मल। और अरुण जेटली जो कहा करते, वो रिकॉर्ड देख लीजिए। जस्टिस पी सदाशिवम थे, 2014 में रिटायर होने के कुछ हफ्ते बाद केरल का गवर्नर लगा दिया। रंजन गोगोई 4 महीने बाद नवंबर 2019 में रिटायर हुए, मार्च 2020 में राज्यसभा में नॉमिनेट कर दिए। अरुण मिश्रा सितंबर 2020 में रिटायर होने के बाद एनएचआरसी के चेयरमैन हो गए। ठीक, उनकी नियुक्ति पर आरोप लगा कि मोदी की प्रशंसाओं का इनाम है ये। अब्दुल नजीर का देख लीजिए, 2023 में रिटायर हुए, सीधे आंध्र प्रदेश के गवर्नर लगा दिए। अयोध्या मामले की बेंच में थे वो भी। ठीक, जस्टिस आदर्श कुमार गोयल याद रखिए, रिटायरमेंट के बाद एनजीटी का चेयरमैन बताया। एसके सीकरी साहब रिटायरमेंट के बाद कॉमनवेल्थ सेक्रेटरीट आर्बिट्ररी ट्रिब्यूनल की पेशकश की गई, लेकिन विवाद हो गया तो ठुकरा दिया। तो ये सारी चीजें आशीष भाई जो अरुण जेटली कहा करते, वो कहीं ना कहीं जुड़ रही हैं। एक पार्ट है कि सत्ता के नजदीक दिखने की कोशिश, जुडिशरी में क्या चीज है, जो भी मैंने जो कहा ना, जो इकबाल की बात की आपको। अब आज की तारीख में भी जस्टिस सूर्यकांत के ऊपर अभी उन्होंने देखा होगा आपने, उस मनोहर लाल खट्टर के साथ फोटोग्राफ, उसमें अपने जो लॉ मिनिस्टर के साथ फोटोग्राफ। तो अभी ये कौन है इनके साथ बीच में, देखा ये कौन है बीच में, देखा ये आपने, चश्मे वाला भाई, ये सुबह से शाम तक मोदी जी की भक्ति करता है टीवी पे। अरे ये तो देवगन आ गया। हाँ, देखिए कितना बड़ा आइटम है। तो जस्टिस सूर्यकांत का इस तरह के जीव के साथ सार्वजनिक, ये हरियाणा भवन में लोहड़ी का कार्यक्रम है। तो मैं तो, चूंकि वो नए आए हैं अभी, और लेकिन बहुत सीजन्ड व्यक्ति उस तरीके से हम मानते हैं उनको, उनका निजी जुडिशरी जो है ना आशीष भाई, मैं एक ही लाइन कहूंगा उसको, उनका जो जजेस का जो नीति आचरण है वो समाज के लिए दर्पण होना चाहिए कि वो किस तरीके से अपने आप को कंडक्ट करते हैं। और ये सारी चीजें जो ये जस्टिस सूर्यकांत का जो पिक्चर है, इस पत्रकार तो आप कह रहे हैं, मैं तो नहीं कहता, तो इस तरह के जीवों के साथ उनका दिखना, मुझे लगता है सावधान हो जाना चाहिए। ये पिक्चर्स, ये इस भाई साहब के साथ फोटो, ये अपने आप में उस पद का कहीं ना कहीं, भाई मोदी के साथ दिख गए, फिर भी एक बात समझ में आती, ये क्या है, तो किस कार्यक्रम में जा रहे हो, क्या जा रहे हो, उसकी लोहड़ी का कार्यक्रम था, वहां पर ये आइटम बैठा हुआ था, उसका साथ फोटो खींच गया, बात खत्म। अब जस्टिस सूर्यकांत ने तो नहीं चाहा होगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो मेरी इच्छा है, जो एक प्रोटोकॉल इस देश के अंदर रहा है कि जुडिशरी को सार्वजनिक कार्यक्रमों से बचना चाहिए, नंबर 1, और वर्बल डायरिया से कोर्ट में बचना चाहिए, नंबर 2, और जो जज जितना कम बोले और उसकी कलम बोले, जैसे पत्रकारों के बारे में कहा जाता है कि कलम बोले तो बात है, तो ये सारी चीजें हैं आज की तारीख में जुडिशरी को जो सबसे पहले जिसको एडॉप्ट करने की जरूरत है। वरना जो सिब्बल साहब कह रहे हैं, दुष्यंत दवे साहब, दुष्यंत दवे से बेहतरीन वकील को मैं नहीं जानता आज तक इस देश में, जो हमारे जीवन काल में आए, अद्भुत व्यक्ति है भाई। और वो जब ये बात कह रहा है, उसने इस बात पे प्रैक्टिस छोड़ दी जुडिशरी का वो देखते हुए
तो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है, और ये वो समय है जो पूरी न्यायपालिका को इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, खासतौर पर सुपीरियर जुडिशरी और सुप्रीम कोर्ट को। अब जरा इसके बाद मैं 2 फोटोग्राफ्स दिखा देता हूं। 2 फोटोग्राफ दिखा दीजिए जरा भैया, 2 फोटोग्राफ दिखा दीजिए, फिर एक हम सूर्यकांत जी को सुनवा करके फिर खत्म करेंगे। ये देखिए सूर्यकांत जी हैं। ये मतलब ऐसा नहीं है कि कोई अनौपचारिक कार्यक्रम है, औपचारिक रूप से आधिकारिक कार्यक्रम है। मैं कार्यक्रम बता देता हूँ। कोर्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन शिलान्यास किया है इन्होंने चंदौली में, इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स, उसकी आधारशिला रखी है, तो वहां गए थे। तो ये उनको राम मंदिर का मॉडल दिया है योगी आदित्यनाथ ने, राम मंदिर का मॉडल। ये देखिए साथ में बैठ करके दोनों लोग पूजन किए। अब दोनों हो गया ना। अब एक छोटी सी क्लिप सुनवा देता हूं, जस्टिस सूर्यकांत सीजेआई, सुना दीजिए भैया। आप सबको मालूम है भारत के संविधान में हमारी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, और उस स्थान का और उसके साथ साथ उसी में संविधान में एक ये अनुच्छेद कि हर स्टेट के पास एक अपनी हाई कोर्ट होगा, और उस हाई कोर्ट के पास सुप्रीम कोर्ट से भी ज़्यादा मौलिक अधिकारों, मानवीय अधिकारों और दूसरे अधिकारों को लागू करने के अक्षमता होगी। उसके पीछे हमारे संविधान निर्माताओं का कारण सिर्फ यही रहा कि डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी अगर स्थापित होगी तो एक्सेस टू जस्टिस का जो एक सपना है देश का वो पूरा होगा। लोगों को नज़दीक से नज़दीक अपने क्षेत्र में कोर्ट की सुविधाएं होंगी, और उनको किसी भी प्रकार से अगर उनके किसी न्यायिक अधिकार से उनको वंचित किया जाता है तो वहां पर जाकर के अपने अधिकारों के लिए लड़ सकेंगे। उस सपने को, इस संवैधानिक सपने को लागू करने के लिए मैं गर्व के साथ ये बात कह सकता हूं कि जो 10 इंटीग्रेटेड जुडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स उत्तर प्रदेश में जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की है, और जिनमें से 6 की आज ये स्थापना भी शुरू हुई है, ये बनने से मुझे ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश सारे भारतवर्ष में एक एग्जाम्पल सेट करेगा, और ये इंटीग्रेटेड जुडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स जो हैं ये सारे देश के लिए एक बेंचमार्क बनेंगे। मैं बड़े गर्व के साथ और खुशी के साथ जिस भी प्रदेश में जाऊंगा तो मैं उत्तर प्रदेश का उदाहरण देकर वहां की राज्य सरकारों से, वहां की हाई कोर्ट से आह्वान करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि वहां के प्रदेश में भी ऐसी ही सुविधाएं मिलें। बस खाली सुनाना था कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ये बहुत बड़ा जो है फैसला लिया है और ये काम किया है। अन्य राज्यों में भी उत्तर प्रदेश के जो है इस काम को बताएंगे हमारे सीजीआई साहब। बस इतना सुनाना था, कुछ नहीं सुनाना था। बाकी तो जो है दवे साहब ने, सिब्बल साहब ने, धुलिया साहब ने सब बता दिया, और जो बचा कुचा और है वो जस्टिस नागरत्ना ने, जस्टिस भुइया ने, उन्होंने साफ कर दिया है। तो हमें इजाजत दीजिए फिलहाल। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।